रहे हो आप सब माँ को? कैसे दीदी भाई के सर पे अपना हाथ फेर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर कलेजा चल रहा है माँ का, अपनी बेटी के लिए। इसीलिए तो वो माँ है। अपने बच्चे के लिए कलेजा नहीं जलेगा तो भला किसके लिए चलेगा? बस दिखाती नहीं है। इस घर की जो हालत है अभी, माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार दिखाना भी मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ उसे प्यार नहीं करती, उसको चाहती नहीं है। माँ ने अब तक इस दर्द को छुपा कर रखा था। शायद अब माँ को थोड़ा चैन मिलेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं बौर दीदी। और अगर माँ खुश रहेंगी ना तो हम सब भी खुश रहेंगे। लेकिन मेरी सासू और पतिदेव को देखा है, वो ये बात कभी नहीं समझेंगे। एक तो इस घर में रहते हैं, इस परिवार के सोना तोले जी रहे हैं, और फिर भी देखो आज तक कैसे कबूतरों की तरह लड़ते रहते हैं जब देखो। अच्छा दीदी सुनिए ना, ये कल हम ना माँ से मूर्ति बनाने की बात करेंगे। हाँ मैं अब तक भूली नहीं हूँ हमारा मूर्ति प्रोजेक्ट। अरे अभी इतनी सारी बातें मत करो, अगर सुन लिया ना तो पकड़े जाएंगे हम। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस आप लोग की याद दिला रही थी। अब बिल्कुल कितना कुछ सहना पड़ा है तुझे, और मैं भी इतनी कठोर हूं कि तेरे दुख में शामिल तक नहीं हो सकती। लेकिन इस रास्ते पर कांटे तो तूने ही बिछाए थे, इसलिए अब सबके सामने मैं प्यार भी नहीं जता सकती। नहीं तो इस घर में तुझे रख नहीं पाऊंगी। सिर्फ मैं जिंदगी भर अपनी बहुओं की कर्जदार रहूंगी। माँ दुर्गा ने बहुओं के रूप में 4-4 बेटियां दी हैं मुझे, जो मेरे दिल का हर दर्द दूर करती हैं, हर मुसीबत का सामना करती हैं। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती हैं। उन्होंने आज सिर्फ मेरा दिल ही नहीं जीता है, बल्कि मेरे दिल में जगह बनाई है उन्होंने। मैंने तुझे खाना खाने से मना किया, इसलिए तूने आज खाना नहीं खाया है, पता है मुझे। लेकिन देखना, कल मेरी बहू है तुझे खाना खिलाकर ही दम लेंगी। माँ ये मेरा तकिया क्यों लेकर आई है? यहाँ आते ही हक जमाना शुरू कर दिया तूने? नहीं माँ, मैं नहीं जानती थी, सच में नहीं जानती थी। मुझे यहाँ सोने के लिए कहा गया तो मैं यहाँ सोने आ गई। मैं आपका तकिया नहीं लाई हूँ। वैसे भी तुझ पर दया दिखाने वालों की कमी नहीं है इस घर में। उपाड़ उपाड़ कर ख्याल रखेंगे तेरा। पैसे तो लगते नहीं है इस चीज के, तो और ज्यादा करके दिखाएंगे। मेरा तकिया देकर तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है, और अपनी सासू माँ की नींद का कोई ख्याल नहीं। माँ तो यहाँ क्यों आई है इस वक्त? नींद नहीं आ रही है क्या? माँ, दीदी भाई को ऐसे इस कमरे में अकेला छोड़कर नींद कैसे आ सकती है भला? मैं यहाँ सोने ही आई हूँ। मैंने दीदी भाई से कह दिया था कि वो सो जाए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं काम निपटा के आ जाऊंगी। अभी काम खत्म हुआ तो मैं आ गई। वैसे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था आपको? इसे मेरा तकिया क्यों दिया तुमने? तकिया? नहीं माँ, ये आपका तकिया नहीं है। आपके कमरे से नहीं लेकर आई हूँ, ये हमारा तकिया है। ये मैं मेरे कमरे से लेकर आई हूँ। आपका तकिया आपके कमरे में ही है माँ। मेरे कमरे में तकिया है, लेकिन जो तकिया है वो बहुत सख्त है, और ये वाला तकिया जो है वो नरम है। और जब मैंने कह दिया कि ये तकिया मेरा है तो बहस करने वाली क्या बात है? नहीं माँ, अगर आप चाहती हैं तो आप ये तकिया लेकर जा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइंदा मेरे कमरे का कोई भी सामान इस कमरे में नहीं आएगा। मैं आपका कोई सामान लेकर नहीं आई हूँ। मैं किसी की कोई भी चीज लेना नहीं चाहती। आना, मैं जमीन पर नीचे सो जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी इस वक्त
बिस्तर पर सोने की रिवाज भी नहीं है। ऐसे हालात में बिस्तर पर सोने का ख्याल आया कहाँ से तुझे? पति गुजर गया फिर भी महारानी की तरह बिस्तर पर पड़ी है। अब तुम्हारी स्थिति महारानी की नहीं, भिखारी जैसी हो गई है। माँ, जिन बातों को कहकर आपका भी दिल दुखता है, आप वैसी बातें क्यों करती है माँ? क्या? कुछ नहीं। हाँ ना, क्यों तुमने मुझे बिस्तर पर सोने के लिए जबरदस्ती की? मैं तो नीचे सोना चाहती थी ना। मैंने कहा भी था तुमसे, तुम सब मुझ पे जबरदस्ती मत करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। दीदी भाई, मैं बिस्तर पर सोऊंगी और आप जमीन पर सोएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और माँ चाहे आपसे कुछ भी कहे, आप एक मिनट के लिए भी ये मत सोचिएगा कि अभी आपकी हालत भिखारी जैसी है। आप देखिएगा, एक दिन आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कितनी धनी हैं। हाँ, जानती हूँ कि आपके पति अभी जिंदा नहीं, लेकिन एक बात बताइए दीदी भाई, जब वो थे तब क्या आप खुश थी उनके साथ? क्योंकि मैंने तो सुना कि वो आपको बहुत सताते थे। शुरू शुरू में प्यार था, जिसकी वजह से आप ये घर छोड़कर उनके पास चली गई थी। लेकिन क्या शादी के बाद भी वो प्यार जिंदा था? अगर वो प्यार जिंदा होता ना, तो वो आपको इतना नहीं सताते। लेकिन उन सबको खोने के बावजूद भी दीदी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आप अब भी बहुत धनी हैं। आपको भले ये बात का अंदाजा ना हो अभी, लेकिन एक दिन आपको जरूर पता चलेगा। तेरी ये भाषणबाजी बंद करेगी? दुनिया चुप हो जाएगी, लेकिन इसका मुंह नहीं चुप होगा कभी। मुझे पता है माँ, मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन एक बात तो आप भी अच्छे से जानती है ना, कि मैं जो बोलती हूँ वो सच होता है, और मैं अभी भी केवल सच का ही साथ दे रही हूँ। बस बस, बड़ी आई सत्यवादी युधिष्ठिर की सत्यवादी छोटी बहन। और सुन, तू यहाँ मेरे मर्जी के खिलाफ रह रही है। अभी तो मुसीबत में है तो यहाँ रह सकती है, लेकिन याद रख, तुझे ससुराल अपने वापस जाना होगा। तू इस घर की बेटी होने का बर्ताव मत कर। भले किसी दिन तू इस घर की बेटी रही होगी, लेकिन अब नहीं है। तुमने वो दर्जा खो दिया है। अब तुम हम सब के लिए मर चुकी हो। अपने पति के श्राद्ध का कार्य होने के बाद तू अपने ससुराल चली जाना। खूंटा गाड़ के बैठ मत जाना यहाँ पर। और जब तक तू इस घर में रहेगी, इस घर के रीति रिवाजों के हिसाब से तुझे चलना पड़ेगा। माँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अब तो शायद मेरे ससुराल वाले भी मुझे उस घर में घुसने नहीं देंगे। दीदी भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास रहने की जगह की कोई कमी नहीं होगी। कहाँ रहेगी ये? माँ, जब आप इनको अपने घर में रखना ही नहीं चाहती हैं, तो फिर आप ये जानकर क्या करेंगी कि ये कहाँ जाएंगी? खैर, ये छोटू मामा के यहाँ जाएंगी। मेरा मतलब है कि छोटू मामा हमारे मोहल्ले में आके रहने वाले हैं ना, तो दीदी भाई उनके साथ ही जाके उनकी देखभाल करेंगे, उनके साथ रहेंगी भी। अच्छा, तो अब ये किसी अनजान की गृहस्थी संभालेगी, किसी अनजान की देखभाल करेगी, लोगों के घर के आया बनकर जिंदगी बिताएगी। वाह, ये हुई ना हमारे खानदान की बेटी। आपको याद है माँ, आप ही कहती थी ना कि छोटू मामा का जो भी देखभाल करेगा वो बहुत भाग्यवान होगा। और आप भी कहती थी कि आप कोई कम किस्मत वाली नहीं है, कि छोटू मामा जैसे इंसान आपकी जिंदगी में आपके दोस्त है। आप ही कहती है ना माँ कि छोटू मामा एकदम हिमालय पर्वत की तरह है। उनकी संगति में रहकर आप खुद को बहुत भाग्यवान मानती है, तो आपकी बेटी भी भाग्यवान ही हुई ना, उनकी संगति में रह के। दीदी भाई की किस्मत अच्छी है, जो इतने गुणी आदमी का हाथ इनके सर पर रहेगा। मेरे लिए किसी को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर माँ चाहती है तो मैं किसी भी तरह अपने ससुराल में लौट जाऊंगी। आप अपने ससुराल तो जब चाहे तब जा सकती है, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी ना, तो हम पुलिस से भी मदद लेंगे।
तू मेरे घर की बहू है या गुंडा? माँ आप दोनों ही समझ लीजिए। अच्छा खैर ये सब छोड़िए, माँ आपको याद है हमने एक प्लान किया था? माँ अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। हमें ना माँ कल से मूर्तियां बनाना शुरू करना पड़ेगा। आप मूर्तियां बनाएंगी और हम लोग सप्लाई करेंगे, तभी थोड़े पैसे भी आ पाएंगे माँ। और फिर माँ आपको भी ऐसे इस घर में डर डर के जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही अपनी बेटी के लिए क्यों सबके सामने मुखौटा पहनकर घूमना पड़ेगा। ये क्या कहा तूने? वही जो आपने सुना माँ। अब अगर दोबारा कहूंगी तो शायद कोई और ना समझ जाए, इसलिए क्या जरूरत है, आप समझ गई ना, बस इतना ही काफी है। और अगर नहीं समझी तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। पर ये तो तय है कि माँ आप कल से मूर्तियां बनाएंगी। हाँ ये लीजिए माँ, ये तकिया। क्या मैं रख दूं तकिया? कोई जरूरत नहीं है। माँ माँ आप ये तकिया लेने आई थी और इसे लिए बिना ही ऐसे जा रही है? कहा ना नहीं चाहिए तकिया। ये क्या माँ, इस तकिए के चलते आप इतनी रात को अपनी बेटी के कमरे में आके इतनी सारी बातें सुनाई, और अब आप कह रही हैं कि आपको तकिया ही नहीं चाहिए? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मैं ये तकिया ना आपके कमरे में रख देती हूँ। रुकिए दीदी भाई, मैं आती हूँ, आप सो जाइए, मैं ये तकिया रख के माँ के कमरे से फिर आती हूँ। माँ अरे 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 भाई तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। माँ से इतने सवाल जवाब करे जा रही थी, बाप रे बाप। दीदी अब माँ ऐसे मासूम बच्चों की तरह बहाने बनाएंगी तो सवाल जवाब तो बनता है ना। वैसे एक बात बताऊं आप लोगों को, हमारी सासू माँ भी ना कम नहीं है, एकदम भी झुकने वालों में से नहीं है। दीदी भाई को तो पता ही नहीं है कि उनकी माँ के दिल में उनके लिए कितना प्यार है, और माँ अपनी जिद में दीदी भाई को इतना बुरा भला कह रही है। मुझे तो डर है कि कहीं दीदी भाई दुख में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। दीदी हमें ना माँ को इतना कठोर बनने से रोकना पड़ेगा। बात तो सही कह रही है तू, माँ की जुबान पे भी ना कोई बात नहीं अटकती है, जो जी में आता है बोलती ही चली जाती है। उसे तो पता चल गया ये तो क्या एक बहाना था बस। असली मकसद तो अपनी बेटी के करीब आना था। अब देखते हैं ये चोर पुलिस का खेल कब तक चलता है। जब तक चलता है ना दीदी, चलने देते हैं, और अगर किसी को इस बारे में पता भी चल गया ना तो इसका इल्जाम हम लोग अपने सर पे ले लेंगे। एक बात बोलूं, माँ भली है मैं सबके सामने डांटे, लेकिन मैं जानती हूँ वो मन ही मन ना हमारे काम को लेके बहुत खुश है। जब खैर ये सब छोड़िए, आप लोग जाइए, सो जाइए। दीदी भाई भी अकेली हैं, मैं भी जाके उनसे थोड़ी बातें करती हूँ, मैं भी सो जाऊंगी। हाँ चलते हैं, बहुत लेट हो गया है और सुबह जल्दी भी उठना है। और तकिया दे, मैं दे दूंगी माँ को। चल सो जाते हैं। मॉर्निंग। गुड नाइट, बाय। आप अपनी माँ की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, आप तो जानती होंगी ना अपनी माँ को। मैं क्या किसी की बातों का बुरा मानूंगी? इतनी हैसियत है क्या मेरी? मैं बिल्कुल मामूली इंसान हूँ। इस तरह सोचने से नहीं चलेगा दीदी भाई, आपको ना अपना सर ऊंचा रखकर अपने आत्मसम्मान के साथ जीना होगा। मेरा आत्मसम्मान है क्या? क्यों? हर एक इंसान का एक आत्मसम्मान होता है, और अगर नहीं है तो तैयार किया जाता है। याद रखिएगा दीदी भाई, जब तक सांस है तब तक आस है। और फिर हम लोग किस लिए एक साथ? हाँ हम भी तो है ना आपके साथ, आप भी तो हमारी तरह एक औरत है। और पता है, अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ आ गई। अब हमारी टीम में एक नई महिला मेंबर आ गई। महिला मेंबर? हाँ महिला मेंबर। दीदी भाई आप जानती हैं, इस दुनिया में ना हर औरत की बुनियादी लड़ाई लगभग एक जैसी होती है, बस जगह और हालात बदल जाते हैं। और इस लड़ाई में जो रुकावटें हैं ना, वो भी लगभग एक ही जैसी है। हम सारी महिलाएं
एक साथ डट कर इन मुसीबतों का सामना करें ना, शायद हो सकता है कि ये लड़ाई हम सब के लिए थोड़ी आसान हो जाए। आप इस लड़ाई से पीछे मत हटिए, हम सब हैं आपके साथ इस लड़ाई में। आप बस हिम्मत मत हारना। भाभी, आपसे हमें कुछ बात करनी है। सुबह हुई नहीं कि आ गए मेरे सामने झुंड बनाकर। क्या है देवर जी, क्या बात है? इस तरह घर के नियमों का सत्यानाश हो रहा है, ये देखकर चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना हम। हाँ हाँ पता है, आप तो यही कहोगे ना कि आपने तो हमें ये घर छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया है, लेकिन आपको बता दूं, दादा ने हमें रोक लिया है और छोटी भाभी भी नहीं चाहती कि हम यहाँ से जाएं। जो भी है भाभी, कुछ बातें हैं जो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ भाभी। छोटी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई है, लेकिन दादा की बात से छोटी भाभी भी सहमत है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम सब लोग यही चाहते हो ना कि ये घर छोड़कर मैं ही चली जाऊं? ठीक है, चले जाऊंगी अपने मायके। अब बाकी की बची हुई जिंदगी वहीं बिता दूंगी। अब ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं कहा भाभी। सही है, ये आपका घर है, आप अपना घर छोड़कर क्यों अपने मायके जाएंगी? आप क्या बोलती हैं भाभी, क्या मतलब है इसका? आप सबको तो यही लगता है ना देवर जी कि मैं अपनी बहुओं को कुछ ज्यादा ही ढील दे रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, मिली के मामले में तो मैंने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। मैंने तो अपनी बेटी के साथ अभी तक ढंग से बात तक नहीं की है। अब भले ही उसके साथ बात न करती हो, लेकिन ये बात तो सच है ना कि ये लड़की इस घर में डेरा डालकर बैठ गई है, यही खा पी रही है। ये बात तो सच है ना? इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपके पैसे का तो नहीं खा पी रही है ना ये? जुबान संभाल कर। तुम शायद ये भूल रही हो कि इस घर खर्च में ना हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे खर्चे पे जी रही है वो यहाँ पर। अरे पोल्टू, सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी इस घर में हर महीने खर्चा देता हूँ, पैसे देता हूँ। अगर इस घर की किसी और बेटी के साथ कुछ भी परेशानी हुई होती ना, तो मैं उसके साथ खड़ा होता। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये लड़की हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई दूसरे घर को। उस खानदान में इसने शादी की जिस खानदान में हम इसका रिश्ता कभी तय नहीं करते। और आज ये लड़की, बेशरम लड़की, हमारे घर पे मुंह उठाकर चली आई वापस। हम इसका बोझा ढोएंगे, अपनी मेहनत की कमाई इसके ऊपर खर्चा करेंगे? कभी नहीं, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है ये। और भाभी, हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है। अब सुना ही दीजिए जो भी फैसला लिया है आप लोगों ने। अब मैं किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकती जिंदगी भर खिलाने पिलाने की। अब आप ही बता दीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। और मिली को तो मैंने अपने ससुराल जाने के लिए कह ही दिया है। श्राद्ध तक तो वो यहाँ रुकेगी। नहीं माँ, दीदी भाई यहीं रहेंगी। इनके ससुराल वाले कैसे, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना। अगर दीदी भाई वहां जाती भी हैं, तो सिर्फ कुछ दिन के लिए जाएंगी। हाँ ना, फिर शुरू हो गए। क्या जरूरत है आपको इसमें बोलने की? मुझे तो आपका समझ ही नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। घर में इतने लोग हैं, लेकिन आप ही को क्यों टांग अड़ानी होती है हर बात पे? आपको क्या लगता है आप माँ से ज्यादा सगी हैं दीदी भाई की? आपको पता है क्या, माँ बनना ना सबसे बड़ा झमेला है। और आप तो अपनी माँ को अभी तक ठीक से जान भी नहीं पाए, इसलिए बार बार उनके हालात को नजरअंदाज करते रहते हैं आप लोग।
इस घर में ना माँ न अपने बेटों पर भरोसा कर सकती है, ना ही परिवार वालों पर। फिर माँ जाके अपना दुख कैसे बताए? और दीदी भाई ना कोई नौकरी करती है जिसकी वजह से वो अपना खर्चा खुद चला सके। अब अगर ऐसे हालात में आप सब लोग भी अपना हाथ खड़े कर देंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो माँ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती है ना आप लोगों के साथ। इसलिए माँ कुछ बोल नहीं पा रही आप लोगों को। इसको लाने से पहले इस घर में तुमने सोचा भी था कि इसको कैसे खाना खिलाओगी? नहीं चाचा जी, हमने केवल इतना सोचा कि इन्हें सही सलामत यहाँ लेकर आ जाए। लेकिन अब जब इनको खिलाने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, कुछ ना कुछ कोशिश कर ही लेंगे हम। ऐसा है क्या? ठीक है, कोशिश करके देख लो। पोल्टो दादा, आप तो मुझे चैलेंज गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर मैंने एक बार ठान लिए ना, तो वो काम पूरा किए बिना मैं दम नहीं लेती हूँ। तुझे क्या चुनौती दे हम? हाँ, तू तो अव्वल दर्जे की खिलाड़ी, खुद तो बर्बाद किस्म की लड़की है ही, यहाँ आकर हमारी बहुओं का दिमाग भी खा गई। ठाकुर जी, यही बात सुन रही हूँ मैं कब से, और कान पक गए हैं मेरे तब से। अब सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ इस वक्त आप लोग क्यों आए हैं? हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे भाभी। कल से हम लोग अलग हो रहे हैं, हमारा खाना अलग बनेगा। आप सबके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। आखिरकार आपने मेरे परिवार को तोड़ ही दिया ना, और अब मैं आपको जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।